बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ मेरे बच्चों, कल क्या कर रहे थे? सर अंसारी, कल हमने मनी मेथड किया था और हमने रियल मेथड किया था। आज मनी मेथड और रियल मेथड इसकी कुछ प्रैक्टिस करने लगे हैं। आई कैप की एग्जांपल 45 है, ठीक है? आई कैप की बुक से ली हुई है ये एग्जांपल। नीचे क्या लिखा हुआ है? बेस ऑन अबव एनालिसिस कैलकुलेट एनपीवी। यहां मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? बताया ही नहीं कौन सा मेथड यूज करो। हम इसमें मजा पैदा कर लेते हैं। कैसे मजा पैदा करेंगे? हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एक मेथड कौन सा है? बोलो, मनी मेथड। और दूसरा कौन सा है? रियल मेथड। एक कौन सा है? मनी मेथड। दूसरा कौन सा है? रियल मेथड। परेशान नहीं होना, क्योंकि आई कैप की बुक से बाहर जाने लगा हूं थोड़ा। मनी मेथड के लिए सर अंसारी हमें क्या चाहिए? मनी कैश फ्लोस। डिस्काउंट किस पे करूंगा? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। डिस्काउंटेड एट मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा कौन सा है? कौन से कैश फ्लोस? रियल कैश फ्लोस। कैप लेवल पे रियल कैश फ्लोस का दूसरा नाम रियल कैश फ्लोस। डिस्काउंटेड एट रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटेड एट रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके हो गया? अब आ जाए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A company is considering an investment in an item of costing कितनी है जी? 1 लाख। Equipment would be used to make a product. The selling price of the product at today's price का दूसरा नाम बताओ? करंट प्राइसेस, करंट टर्म्स में। और इसका टेक्निकल मीनिंग टी नॉट टर्म्स। क्या? कितनी है? 10 पर। And the variable cost per unit, all cash cost would be, the project would have a, and sales are expected to be, बोले 20,000, 40,000, 60,000 at today's prices का मतलब, it is expected that the equipment will be sold at the end of, it is expected that the equipment will be sold at the end of year 4 for, साथ ब्रैकेट में लिखने at today's prices, at बोले today's prices. There will be additional fixed cash overhead. कौन सी overhead? एडिशनल बोल दे और साइलेंट हो जाए फिर भी कैश ओवरहेड्स लिखें। एडिशनल बोले और साइलेंट हो जाए फिर भी कैश ओवरहेड्स। जरा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमने मैक्सिमम करनी है ताकि ग्रिप आ सके सब्जेक्ट पर। किस टर्म्स में है? बोले टुडेज प्राइस लेवल्स। और मैंने रेजिडुअल वैल्यू को भी क्या कह दिया है? और लिखा हुआ भी है एट टूडेज प्राइसेस इट इज एक्सपेक्टेड, लिखा हुआ भी है, ये देखें एट टूडेज प्राइसेस। द कंपनी एक्सपेक्ट प्राइसेस एंड कॉस्ट टू इंक्रीज ड्यू टू एट द एनुअल इन्फ्लेशन रेट, सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स ओवरहेड, इक्विपमेंट की डिस्पोजल वैल्यू, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। साइलेंट होता फिर भी मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके हो गया भाई? यहां तक ओके है? आओ मेरे बच्चों, ये क्या है? मनी मेथड। मनी मेथड क्या कहता है भाई? मनी मेथड क्या कहता है? फिर गूंगे हो जाते हो। मनी कैश फ्लोस को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना। भाई बोलेंगे तो फाइनेंस तैयार होगा। दोबारा बोले,
शाबाश। अब क्या चाहिए? मनी कैश फ्लोज। हमारे पास कौन से कैश फ्लोज हैं? हमारे पास तो रियल करंट टी नॉट है, तो उन्हें क्या करना है? इन्फ्लेट करना है। अब कैलकुलेटर पे ग्रिप बड़ी मजबूत होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद दोबारा बता दूं, तरगीब के लिए बता रहा हूं। मैंने लेफ्ट हैंड से सीए में सारी कैलकुलेशन की थी। मुझे शुरू में लगा यार लिखते हैं फिर कैलकुलेटर रखते हैं फिर उठाते हैं फिर रखते हैं, इससे तो बड़ा टाइम लगता है। तो फिर सारी जिंदगी 6 साल किससे करता रहा? लेफ्ट से, ताकि पेंसिल बार बार रख के उठानी ना पड़े। उससे हुआ क्या कि अल्लाह के फजल से कभी पेपर में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। तो आदत बनाओ मेरे बच्चों, आगे आर्टिकल्स करने हैं। 3.5 साल कैलकुलेटर ही जिंदगी में रहेगा, लैपटॉप ही जिंदगी में रहेगा। ठीक है, शाबाश। आओ जी, सेल्स चाहिए मेरा बच्चा। कैसे लाऊं सेल्स? यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इनटू इन्फ्लेशन। बोलें जी यूनिट्स जी 20,000, सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन 1.05। आंसर 2 लाख। जरा जल्दी जल्दी करना है। T2 की यूनिट्स बोले भाई, T2 की यूनिट्स बोले 40,000 इंटू 1 का स्क्वायर। बोलो 4 लाख। मैं अकेला तो नहीं हूं, आगे बोलो। इंटू क्यूब। 4 साल लाइफ है। आगे बोले 694575। आगे चलो। इंटू अहमद भाई, एनपीवी के पास पेपर में ना थोड़ा सा ये ब्लॉक बड़े कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना बच्चों को यहीं पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाना होता है। बोले भाई 243101। शाबाश। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स कितने रहेंगे? 20,000 इंटू 1.0। अगले साल इसकी आंसर दें 129। शाबाश। इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। अगले साल की यूनिट्स इंटू आंसर 2। अगर कोई बच्चा बच्ची 1 आधा रुपया ऊपर नीचे बता दे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे दोबारा अरेज करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे चलें। इंटू क्यूब। आंसर 45। आगे इंटू आंसर 16। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 इंटू आंसर। ये बच्चे बच्चियों की रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे या कर ही नहीं रहे हैं? रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे। और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करके चलनी है चारों रिश्तों में, माँ, बहन, बीवी और बेटी। फीमेल की रिस्पेक्ट करके चलनी है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे और हमें हमेशा औरत की इज्जत करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। चलो मेरे, और बच्चियों ने भी मेल की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने 1 दर्जा ज़्यादा दिया, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बेटा है। जी मेरे बच्चों आगे बोलो। 50,000 इंटू 1.0 का स्क्वायर। आंसर 58।
आगे इंटू आंसर 62986। आगे बेटा इंटू आंसर 68। ओके, इसके बाद कौन है? इनिशियल बोले 1 लाख। मैं अकेला तो नहीं। डिस्पोजल वैल्यू करंट टर्म्स में कितनी थी? 10,000। भाई 10,000 कितनी दफ़ा इन्फ्लेट करूं? 4 दफ़ा। 10,000 इंटू 1 पॉइंट रेज़ टू द पावर आंसर 12625। चलो मेरे बच्चों, इनफ्लो है भाई, इनफ्लो है ना डिस्पोजल वैल्यू, क्योंकि पैसा आएगा। अब जरा देखें, इनफ्लो 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 इनफ्लो, आउटफ्लो 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 इनफ्लो। मैं अकेला तो नहीं। चलो फिर 2 आंसर मुझे शाबाश। अहमद, आप अपना नाश्ता इधर ही मंगवा के कर लिया करो यार, खाली पेट नहीं रहते बेटा, वरना हमारी तरह चाय से ही सारी जिंदगी गुजारा करोगे। फिर क्या आंसर आया? जाओ छोटू, जाओ छोटू जाओ। T1 बोलो 26400। आगे 1027। नेक्स्ट 178। आगे 2 टेट्रा 4। 2 टेट्रा 4 आगे बस। ये टेट्रा 4, सॉरी बेटा। अब ये कौन से कैश फ्लोज बन गए? नहीं नहीं बेटा, ये मनी कैश फ्लोज बने। क्या बने? इन्हें किस पे डिस्काउंट करना है? मनी ऑफ कैपिटल पर। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम बोलो, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम याद रखने बेटा, साइयों की तरह नहीं बैठना अल्लाह तवक्कल भाई यार अंसारी हम तसव्वुफ में गए हुए हैं। एक्टिव होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिव होता है माशाल्लाह। अल्लाह नजर न लगाए हमारे प्रोफेशन को। बस बेईमान नहीं बनना हमने। मुसलमान ईमानदार होता है, हलाल रोजी कमाता है, किसी को धोखा नहीं देता है, किसी के साथ फ्रेब नहीं करता है, किसी को हसद चुगली गीबत इन चीज़ों से बचना है। अल्लाह हमें मुझे भी अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। बोलो भाई T1 का T0 का 1 आगे 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 वो 722 कह रही है, 712 कह रही है। सेवन वन आगे 635। प्रेजेंट वैल्यू बोले 150 नेगेटिव। आगे 2357 कोई बात नहीं। आगे 90 आगे 1267376 आगे 15522। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करो बेटा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं। 81 कोई मसला नहीं यार, ये इस MFA में 15 20 100 150 200 कोई इशू नहीं है। 200 रुपए तक मैंने तुम्हें माफ किए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। चलो बोलो पॉजिटिव नेगेटिव कितना? 977। प्रोजेक्ट को क्या करो? क्यों एक्सेप्ट करो?
एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा मेथड किया, जल्दी से कॉपी करो, अलहदा टाइम नहीं दिया करूंगा एमएफए में कॉपी करने का, ध्यान में रखिएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, माफ कर दे। वो बच्ची कंटिन्यू कर रही है सीए या छोड़ दी है, वो जिसको मैं डॉन बच्ची कहता था, आपने मुझे उसका मैसेज दिया था ना कि सर वो भी पढ़ रही है, चल रही है वो, उसे कहना कंप्लीट करना है सर, आपके लिए पैगाम दे रहे थे। भाई कॉपी हो गया, और अगर अभी नहीं हुआ तो फाइल आएगी तो उसमें करना है बेटा। आ गया है भाई। अब कौन सा मेथड है, रियल मेथड। कौन सा मेथड है, रियल मेथड। अब इधर आ जाए बेटा, रियल मेथड क्या करना है, इन्फ्लेट नहीं करना। क्या नहीं करना, इन्फ्लेट नहीं करना। कह सकता हूं यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, यूनिट्स बोले 20,000 इनटू, बोले इनटू 10, आंसर बोले 2 लाख। नेक्स्ट में यूनिट्स बोले इनटू कितना बना, नेक्स्ट इनटू आंसर, नेक्स्ट इनटू कितना, ओके हो गया। इसके बाद क्या, वेरिएबल कॉस्ट। भाई हैदर भाई को बुला दे जी। यूनिट्स कितने हैं, इनटू आंसर, आउटफ्लो है, फिर 40,000, 240, 60,000 जरा, 3,60,000। इसके बाद 20,000 जरा, 1,20,000 आउटफ्लो है। आगे चलो, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हर साल, इन्फ्लेट करो क्यों ना करो, इनफ्लो है आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। आगे चलें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, डिस्पोजल वैल्यू जल्दी जल्दी कैलकुलेटर घुमाएं, काम तेज करना है इंशाल्लाह। पहली अटेम्प्ट में कवर करवाना मेरा काम है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। बोले भाई जी, 30,000 पहले 1 लाख, इसके बाद फिर 1 लाख, नेक्स्ट नेक्स्ट 40,000। अब जरा ध्यान से भाई, जरा ध्यान से, ये रियल मेथड है अहमद भाई, देखिएगा ये रियल मेथड है। यहां पर रियल रेट चाहिए, ये कौन सा रेट है, 12%, ये तो मनी रेट है। अब जरा ध्यान से, इस वजह से मैंने ये एग्जांपल करवाई है क्योंकि आई कैप में ये वाला सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ किससे सॉल्व किया,
मनी मेथड से, तो मनी मेथड में रोला नहीं है, रोला तो ये है कि रियल मेथड कैसे लगाना है। अब सबसे पहले बताएं फिशर इफेक्ट क्या होता है। 1 प्लस, बोलो 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 बोलो, 1 प्लस m इक्वल टू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस i। m कितना है, r, i एवरेज आउट करना है। ये पॉइंट है जिसकी वजह से करना है, क्योंकि स्पेसिफिक रेट गिवन है, जनरल इन्फ्लेशन रेट गिवन जब ना हो तो सारे स्पेसिफिक की एवरेज लेनी है। पहला रेट बोलें, आई कैलकुलेट करने लगा हूं, 5 प्लस 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 डिवाइडेड बाय आंसर 6.75%। 4 ही रेट थे। अब आई कितना आ गया, 100 से डिवाइड करने 0.0675। बच्ची बातें नहीं बेटा, 1.12 ओवर 1.0675 इक्वल टू, सॉरी माइनस -1 इक्वल टू r, r इज इक्वल टू 4 से करके 5%। भाई जिसने भी पिछले सेशन का सोल्यूशन तैयार किया था ना, उसने मुझे जो सोल्यूशन आपने दिया उसमें मेरी ये कैलकुलेशन आपने गाइब की हुई थी। मैं आपको कहता ना 5% मैंने कैलकुलेट किया था, तो उसमें इसका मतलब है सही तरीके से नहीं बुकलेट दी हुई है। भाई रियल रेट कितना बन गया, बोलो मेरे बच्चों 5%। तो ये जहां रियल रेट है वहां कितना लिख दूंगा, 5%। बताओ जी, पहले का 1 आगे, 95 आगे, 907 आगे, 864 आगे, 823 मल्टीप्लाई करो, 1,50,000 आगे, 285 आगे जी बेटा, 770 आगे, 164160 आगे, 32920। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करो, एनपीवी बोलो। जी 175,410। कौन सा मेथड किया बेटा, पहले कौन सा किया था, ओके हो गया भाई, ओके हो गया। माशाल्लाह जिस लेवल पे आप कैफ के आ गए हो, ये तो नहीं तुम्हें कहना चाहिए पढ़ाई किया करो, टाइम वेस्ट ना किया करो। अब तो आई कैफ की हर शक्ल आप देख चुके हो, ठीक है। वो पीआरसी में कहा जाता है या पहले 3 पेपर में, उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन होती है। माशाल्लाह ये सीरियस ऑडियंस बैठी हुई है जो अपने मुस्तकबिल के साथ रिस्क नहीं लेगी, अल्लाह ने चाहता। चलें जी, हेडिंग पे आ जाए। क्या कह रहा है, कोई बच्चा पीछे रह जाया करे तो उसने फिर वेट करना है, फाइल आएगी फिर कॉपी करना है। क्योंकि अगर 50% बच्चे कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे हैं, आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है बेटा। मिस नहीं होगा, आपको चीज सारी पूरा बोर्ड मिल जाया करेगा, ये कोई टेंशन नहीं है। व्हाट डू मीन बाय डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्या
तो लिख लो DCF मीन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दूसरे लफ्जों में NPV कैलकुलेशंस, दूसरे लफ्जों में NPV कैलकुलेशन। इसका लिंक किससे होगा? टैक्स से। किससे होगा? अब मुझे बताइए एनपीवी में होता क्या है? क्या करते हो एनपीवी में? कोई यार एनपीवी में अंसारी करना क्या है? एक तरफ हम ले आते हैं नेट, बोलो, कैश फ्लो, क्या ले आते हैं? और दूसरी तरफ ले आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट फैक्टर का दूसरा नाम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस रेट पर आपको फंड्स मिले, भाई जिस रेट पर आपको फंड्स मिले। जब आप फंड्स किसी से लेते हैं तो उसे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। अब जाए अकाउंटिंग में, इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम R1 में सीखा हुआ है PBIT। क्या? लेस करें PB, लेस करें टैक्स पैट। पैट। अब जाए EPS में, चले गए? EPS में जब जाते थे तो वहां पे भी पैट चाहिए होता था। पैट चाहिए होता था। जितना इंटरेस्ट ज्यादा पे करते थे उतना टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता था। टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता था तो टैक्स कम होता था। तो फिर रूल क्या हुआ? जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना टैक्स कम होगा। इसलिए जब डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट किया करते थे तो इंटरेस्ट सेविंग कौन सी लेते थे? इंटरेस्ट सेविंग कौन सी लेते थे? नेट ऑफ टैक्स। फार्मूला लिखा हुआ है, नेट ऑफ टैक्स। इसका मतलब है इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में कमी आती है। इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में कमी आती है। अब याद रखिएगा, जब हम ये कह रहे हैं कि एक कैश फ्लो है और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कैश फ्लो भी कौन से लेंगे? आफ्टर टैक्स। कौन से लेंगे? और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कौन सी लेंगे? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लिखो कैश फ्लो भी आफ्टर टैक्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब जहन में रखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है। यानी सर अंसारी पार्ट 3 में जाके अपने स्टूडेंट्स के साथ इंशाल्लाह क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करूंगा तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगी किसकी? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ। अभी क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा। क्या होगा? बाद में जाकर इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। हां, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में पार्ट 3 आने से पहले प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई तो एक छोटा सा फार्मूला अभी के गुजारे के लिए बता देता हूं। कब के गुजारे के लिए? अभी के लिए। आप क्लासेस पढ़ के घर जाओ, अम्मा से खाना मांगो, अम्मा कहें बेटा अभी तो 2 घंटे लगेंगे,
तो आप क्या कहते हो, अम्मा गुजारे के लिए एक स्लाइस दे दो, थोड़ा सा बटर दे दो, जो कुछ है थोड़ा बहुत दे दो। बहुत नीचे उड़ता है गरीब आदमी को, गरीब बच्ची को, बहुत जालिम है सर, शुरू हो जाता है, फिर बाज ही नहीं आता। तो वो जो अम्मा सहारा करवाती है खाने से पहले, अभी पार्ट 3 से पहले मैं आपका सहारा करवाने लगा हूं। क्या कैलकुलेट करने लगता हूं? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अभी का गुजारा कर लो, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके बराबर हुआ करेगी? प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 1 माइनस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर बोलो, तो फिर जो गिवन है वो क्या है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। याद है की बात? तो फिर अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मेरा फोकस किस पे होगा? कैश फ्लो को आफ्टर टैक्स कैश फ्लो में कन्वर्ट करना। यानी मेरे फॉर्मेट में, इधर देखना, ओ भाई इधर देखो, मेरे फॉर्मेट में तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? टैक्स नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? तो इसका मतलब अब स्क्रीन पर क्या नजर आना शुरू होगा? टैक्स नजर आना शुरू होगा। क्या नजर आना शुरू होगा? टैक्स। इसका मतलब है कि सर अब पहले टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया करेंगे। क्या किया करेंगे? और फिर उसमें क्या लगाया करेंगे? टैक्स लगाया करेंगे। क्या कैलकुलेट किया करूंगा? क्या कैलकुलेट करूंगा? क्या कैलकुलेट करूंगा? टैक्सेबल प्रॉफिट। अब सुनिएगा, टैक्स वाले मुझे जो टैक्स लगाएंगे वो मेरे कैश फ्लो पे लगाएंगे या मेरे प्रॉफिट पर? मेरे प्रॉफिट पर लगाएंगे। मेरे प्रॉफिट पर जब वो टैक्स लगाएंगे तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होती है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होती है। इसका मतलब है मेरे एनपीवी फॉर्मेट में, ये जो सामने फॉर्मेट है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आ सकती। क्यों? एनपीवी फॉर्मेट कैश बेसिस पर बनता है। अच्छा, और टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट आ नहीं सकता जब तक डेप्रिसिएशन माइनस ना हो। तो लिखो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज के लिए, आफ्टर टैक्स, अहमद भाई मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी फासला कर दें क्वेश्चंस में, आप बिल्कुल साथ लगाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। थोड़ा नीचे लिखना पड़ जाता है, कुछ साइड पे जाना पड़ जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइंदा कर दीजिएगा, अभी चाहे रहने दें, नो इशू। जब इन्हें भेजा करें तो स्क्वीज कर दिया करें, मुझे ना जरा गैप के साथ दिया करें, ताकि मैं आज़ादाना ना घूम सकूं, मैं बाउंड ना होंगे किसी जगह पे मुझे बाउंड होना पड़े। मेहरबानी आपकी। क्या बात हो रही थी बच्चों? आफ्टर टैक्स कैश, हाँ, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज के लिए हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। हमें बोलिए, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अच्छा जी, अम्मा अपने किचन की जो मेन अपीयरेंस है उसको डर्टी नहीं होने देती।
आप डाइनिंग में कोई चीज भी रखो तो क्या कहती है, चलो जी, आप फ्रिज के ऊपर कोई चीज रखो तो क्या कहती है, साइड पे हो भाई। हर अम्मा की अपनी सल्तनत में किचन बड़ा है छोटा है, वो उसको बड़ा प्रोटोकॉल देती है, उनकी वो सल्तनत है। और जो छोटे मोटे काम करने होते हैं उसके लिए अम्मा ने कोई साइड किचन बनाया होता है, कोई साइड पोर्शन बनाया होता है, और कोशिश करती है इधर ये कामों और मेन किचन क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे। कह सकते हो अम्मा का किचन चाहे छोटा है उसके भी दो हिस्से हैं, एक मेन साइड है, एक सब साइड है, एक मेन साइड और एक। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एनपीवी, वो हमारे आंसर का मेन पेज है। अब मैं एक फॉर्मेट और बनाया करूंगा, उसमें क्या किया करूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेट किया करूंगा, उस प्रॉफिट पे टैक्स लगाया करूंगा, वो टैक्स मैं इस फॉर्मेट में ले आया करूंगा। क्योंकि अगर मैं इसी फॉर्मेट में टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, स्क्रीन पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन एनपीवी फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब नाउ ऑनवर्ड मुझे कितनी शक्लें नजर आएंगी, एक मेन आंसर, एक उसे वर्किंग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो वर्किंग किस लिए होगी, टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, और एनपीवी फॉर्मेट मुझे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने देगा। क्लियर हो गया। अब डेप्रिसिएशन दो तरह की होती है, ये आप R2 में सीखेंगे, डेफर्ड टैक्सेशन में। कहाँ, IS 12 में। कहाँ, IS 12 में। शेयर टैक्स वालों ने आपको सिखाया हो। एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पे बनती है, लेकिन टैक्स वाले जब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, वो कहते हैं टैक्स के हिसाब से चलोगे। इसका मतलब वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। एमएफए में हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम पहली ही दफा में टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से हमारा। तो लिखो एमएफए के फॉर्मेट में हम पहली दफा ही, एमएफए के बोलो फॉर्मेट में हम पहली दफा ही, बोलिए, पहली दफा ही टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जी भाई, पहली दफा ही टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग बनाएं, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। अहमद फॉर्म बुकलेट खोल के देना, क्या लिखा है, टू बी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब होता है कंसिडर करना, इंक्लूडेड का मतलब ऐड करना नहीं है। टू बी इंक्लूडेड फॉर टैक्स कैलकुलेशंस, फॉर बोले टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स डेप्रिसिएशन टू बी इंक्लूडेड इन फॉर टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन करनी है तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो डेप्रिसिएशन चाहिए। कौन सी वाली, टैक्स वाली। टैक्स डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कैपिटल अलाउंस। क्या नाम है, कैपिटल अलाउंस। कुछ लोग इसको रिटर्न डाउन अलाउंस भी कहते हैं, लेकिन तीसरा नाम कैपिटल अलाउंस के बाद रिटर्न डाउन अलाउंस। चलो बेटा, बेटा बातें नहीं बच्चियों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। मिस्टर अंसारी ने
क्या किया? परचेज किया। क्या? मशीन। कितने की? कब? बोले कब? 1/1/18। टैक्स डिपार्टमेंट हैज अलाउड, बोले टैक्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एसेट की लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और एट द एंड का मतलब T4। एट द एंड का मतलब एट द एंड का मतलब T4। एट द एंड का मतलब T4। 4 साल लाइफ है। टैक्स रेट कितना है? कैलकुलेट टैक्स डेप्रिसिएशन। और कितने साल है? 1 2 3 4। अब मुझे बताएं, जितनी डेप्रिसिएशन टैक्स वाले हमें ज्यादा अलाउ करेंगे उतना हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट, जितना टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा उतना टैक्स भी कम लगेगा। कह सकता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स में सेविंग मिलेगी। क्या कहा? टैक्स वालों के लिए ये बैड न्यूज है, हमारे लिए ये बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से बोलो, बिजनेस के हिसाब से लिखो। तो आप टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं, आप तो एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लिखें टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में टैक्स डेप्रिसिएशन, आगे क्या लिखा? टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अलाउएबल डिडक्शन है। क्या है? अलाउएबल डिडक्शन है। जितनी टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी इतना टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। जितना टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, यार मलिक साहब को बुलाए। क्या कहा? जितना टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा इतना टैक्स भी कम लगेगा। इसका मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स सेविंग मिलती है। इसका मतलब बोलो टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से बोलो टैक्स सेविंग मिलती है। बी रिक्वायरमेंट देखें क्या कह रहा है? कैलकुलेट टैक्स सेविंग ऑन दिस डेप्रिसिएशन एज्यूमिंग टैक्स इज पेड इन द, यानी जिस साल का प्रॉफिट उसी साल में टैक्स लिखने। जिस साल का प्रॉफिट इसी साल में टैक्स अदायगी होगी। अच्छा, अब टैक्स के सब्जेक्ट में जाओ। असेसमेंट उसी साल फाइनल हो जाती है या नेक्स्ट ईयर में होती है? नेक्स्ट ईयर में होती है। इसका मतलब एमएफए जो है वो ये अज्यूम कर रहा है कि टैक्स इसी साल होगा। अच्छा, किसी क्वेश्चन में कहेगा टैक्स एरियर्स में पे होगा। क्या कहेगा? तो इसका मतलब जिस साल का प्रॉफिट होगा उसका टैक्स अगले साल होगा। अभी लिखिएगा ना, ये आगे जाके लिखाऊंगा, अभी सिर्फ ये लिखे जो यहाँ लिखा हुआ है। जिस साल का प्रॉफिट इसी साल में टैक्स की अदायगी होगी। क्या मांग रहे हैं ए पार्ट में? कितने सालों के लिए? कितने साल है? टैक्स डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल अलाउंस, तीसरा नाम इस वक्त किस स्टाइल से चल रहा है? कभी स्ट्रेट लाइन से भी चलेगा, परेशान नहीं होना, सारा सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब आए जी,
क्या कैलकुलेट करनी है भाई, क्या कैलकुलेट करनी है? टैक्स डेप्रिसिएशन। जरा देखें मेरे क्वेश्चन में एसेट कितने का खरीदा, कितने का भाई, कितने का, और टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट बोलो कितना, तो बोले कॉस्ट, बोले कब खरीदा, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, 25% लगाओ, 20,000। ये टैक्स वालों ने अलाउ की या हमने कैलकुलेट की? टैक्स वालों ने हमें अलाउ की, बाकी बचा 60,000। अगले साल फिर अहमद भाई जरा नोट कीजिएगा, 15,000। फिर क्या बचा? अब रेट बोले कितना आया, 11 माइनस करें 33, कितने साल गुजर गए भाई, कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। अब जब चौथा साल शुरू होगा तो वो 2021 वाला साल है। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? साल के आखिरी दिन। जिस वक्त डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे उसी वक्त रेजिडुअल वैल्यू भी मिल रही होगी। रेजिडुअल वैल्यू कब मिलती है? लाइफ के एंड में, लाइफ के एंड में। और डेप्रिसिएशन भी आखिरी कैलकुलेट होगी आखिरी साल के आखिरी दिन। अब पॉइंट ये है कि पहले रेजिडुअल वैल्यू लूं या पहले डेप्रिसिएशन? तो रूल है पहले क्या माइनस कर दें, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। यार महबूब साहब को देख लें सर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्त। ठीक है, आज करवा के मुझे वीडियो भेजिएगा प्लीज। कितना है भाई? आप बोले क्या बचा? 15,750। अब हम कहेंगे जो बाकी बचा है उस सारे को क्या समझ लो, बोलो बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। जो बाकी बचा उस सारे को क्या समझ लो, बैलेंसिंग, बोले बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। कितनी? बोले भाई कितनी? तो फिर रूल क्या बना, आखिरी साल में अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो वो क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर फिर भी कुछ वैल्यू बची तो वो आखिरी साल की बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन होगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा अगर रेजिडुअल वैल्यू 33,750 से ज्यादा होती तो क्या होता? अभी सिखाता हूं। तो यहां केस क्या बना भाई, केस क्या बना? रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद भी कुछ अमाउंट है जिस पर टैक्स डेप्रिसिएशन लेनी है, तो जो कुछ बाकी बचेगा वो सारे का सारा क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। क्योंकि लाइफ एंड हो गई तो WDV कितने पे जाएगी, टैक्स वालों के हिसाब से 0 पे जाएगी। टैक्स वालों के हिसाब से 0 पे जाएगी। ये टैक्स के हिसाब से चल रहे हैं, कैलकुलेट हम कर रहे हैं, लेकिन रूल किसका चल रहा है, टैक्स वालों का। याद रहेगी बात, कॉपी करें जल्दी से। जल्दी करें बेटा, टाइम कम है। अब जरा थोड़ा सा एक्टिव होके मेरी बात सुनिएगा। पहले साल जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। अच्छा, जब आप ये डेप्रिसिएशन टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए माइनस करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट वो कम होगा तो टैक्स, तो कह सकता हूं इस अमाउंट की वजह से टैक्स की सेविंग मिलेगी। कितने परसेंट लगाएं? 20,000 का 30% लगाएं भाई। 20,000 का 30% 6,000।
20,000 ज़रब 30%, 6,000। फिर 15,000 ज़रब 30%, कितना? फिर 11,000 इंटू कितना? इसके बाद नहीं, यही तो गलती होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये तो इनफ्लो है, ये तो इनफ्लो है। ओके, अब 15,750 पर 30% जी 4725। ये क्या है? टैक्स सेविंग। अब याद रखिएगा, टैक्स सेविंग एक फायदा है या नुकसान? फायदा। टैक्स हम कैश की शक्ल में पे करते हैं, तो फिर टैक्स की सेविंग भी कैश की शक्ल में। तो याद रखिएगा, टैक्स सेविंग इज अ कैश इनफ्लो। क्या? टैक्स सेविंग इज अ, लिख लें, इज अ कैश इनफ्लो। हमारी एग्जाम्पल में टैक्स कब पे हो रहा है? उसी साल, तो सेविंग भी कब मिलेगी? उसी साल। 6,000 की सेविंग कब मिलेगी? टी, बोलो, T1 में। 4500 T2 में। फिर T3 में। फिर T4 में। और अगर वो कहता है कि टैक्स एरियर में पे होता है, तो फिर सेविंग भी एरियर में मिलती। सेविंग भी कम मिलती। ये कहानी कब है? जब 25% से रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलूं और आखिरी साल WDV ज्यादा हो और रेजिडुअल वैल्यू कम हो, तो जो बाकी बचेगा, तो कह सकता हूं इस केस में लास्ट ईयर में, कब? लास्ट ईयर में WDV ज्यादा है किससे? रेजिडुअल वैल्यू से। तो क्या बनेगा? बोलो यार, बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। ये सारी चीजें पास पेपर में अप्लाई होनी है, इससे ध्यान से। बाद में मैं कहूँ यार डाटा दो, तो तुम क्या कहो यार अंसारी वो क्या होता है? तो ध्यान से रजिस्टर बनाना है, मेंटेन ध्यान से करना है रजिस्टर। बाद में कॉपी करते रहिएगा, टाइम मेरे पास कम है जरा। अब जरा ध्यान से पढ़ें। अंसारी ने क्या खरीदी? एक मशीन खरीदी। कितने की खरीदी? बोलो, कब खरीदी? टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ की डेप्रिसिएशन, किस रेट पर? लाइव कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? टैक्स रेट कितना है? क्या मांग रहा है? फिर क्या मांग रहा है? किस पर? टैक्स का पे होगा। ओके हो गया? 1 मिनट में बना दो मुझे, बस 1 मिनट लगाओ। 1 मिनट लगाना, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना। रेजिडुअल वैल्यू चेंज किए बेटा। चलो, कितनी कॉस्ट है? पहले साल डेप्रिसिएशन कितने परसेंट पे? कितना बना? माइनस करो।
अगले साल कितना, बाकी बचा इसके बाद कितना, माइनस कर 33 रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, आखिरी साल आ गया, कितना बचा, नेगेटिव 6250। अब 6250 क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा 0। अब याद रखिएगा बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन है भाई, है भाई है। व्हाट डू मीन बाय टैक्स डेप्रिसिएशन, अलाउंस, क्या अलाउंस। अब ये बैलेंसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं है बल्कि क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। आप देखें पिछले क्वेश्चन में अलाउंस होता है तो वो नेगेटिव होता है, चार्ज है तो पॉजिटिव है। हमारी कैलकुलेशन का हिसाब ये बता रहा है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अभी आगे आके बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। 20,000 पे मुझे क्या मिलेगी, टैक्स की सेविंग 30% लगाएं, 6,000। टैक्स सेविंग का मतलब कैश इनफ्लो। 15,000 पे टैक्स सेविंग, कैश 11,250 पे 33 इनफ्लो। अब आए 40,000 पे नॉट एप्लीकेबल, 6250 पे 18 लेकिन आउटफ्लो नेगेटिव। क्यों आउटफ्लो, सुनिएगा। 33,750 है जिसको अभी तक आपने क्लेम नहीं किया और रेजिडुअल वैल्यू मिल गई आपको, इसका मतलब माजी में आपने ज्यादा फायदा ले लिया। अब टैक्स वाले क्या कहेंगे, इस पे टैक्स दो, इस पे टैक्स दो। यहां रूल क्या बना, WDV कम हो गई, किससे, इसलिए बैलेंसिंग अलाउंस नहीं है, बैलेंसिंग, बोलो बैलेंसिंग चार्ज है। और बैलेंसिंग अगर चार्ज है तो चार्ज पे टैक्स दूंगा या सेविंग मिलेगी, टैक्स दूंगा, इसलिए ये आउटफ्लो है। अब मुझे बताएं ये 6,000 की टैक्स सेविंग मुझे कब मिलेगी, इनफ्लो कब होगा, और ये T देखिएगा आपने कितना डेप्रिसिएशन ली, 20 और 15, 35, 35 और 11 250, 46,250, 46,250, 46,250 आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली। हालांकि करनी कितनी चाहिए थी, 80 का खरीदा था, 40 रेजिडुअल वैल्यू है, 40 की करनी थी, आपने कितनी ज्यादा की, 62। अब टैक्स वाले आपको बुला लेंगे, भाई इस पे क्या दो, इस पे टैक्स दो। इधर क्या हुआ था, इससे पीछे वाले केस में ये देखिए आपने कितनी क्लेम की हुई थी, 20, 15, 25 और 11 46,250। आपके 61, 80 माइनस 18 बोले भाई 62, और आपने कितनी की हुई है, 46,262,000 में से 46,250 माइनस कर दो। ये अभी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की, उन्होंने कहा ले लो, तो उस पर आपको क्या मिल गई, टैक्स सेविंग मिल गई। क्लियर हो गया। तो फिर इसका मतलब टैक्स वाले हमें कितना अलाउ किया करेंगे, हमेशा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जिसे डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं।
और किसी एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होती है। इंट्रो में पढ़ा था, यहां रेजिडुअल वैल्यू है, अगर रेजिडुअल वैल्यू ना होती तो पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट के इक्वल होती। कल यहीं से आगे चलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।